उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो जनरल साइंस फिज़िक्स चल रहा है। UKSSC का लैब असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इस फुल कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में कोई भी इंक्वायरी है उसे कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए ऐप और अपना इस कोर्स को परचेज़ कर लीजिए अगर आप इस तैयारी के लिए सीरियस हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक हम लोग जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको समझ चुके हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको समझ चुके हैं, सेकंड लॉ का जो फॉर्मूलेशन था द्वितीय नियम में किस तरीके से हमने उसे फॉर्मूले से रिलेट किया था उसको भी हम समझ चुके हैं। अब आते हैं जो हमारा गति का तृतीय नियम है जिसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का अगर वेग मेरे को बदलना है तो उस पर कोई असंतुलित बल लगाना पड़ेगा, कोई अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी। चाहे अगर वो गति कर रहा है उसे रोकने के लिए, अगर वो स्थिर है तो उसे आगे वेग देने के लिए मेरे को एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा, राइट। फिर द्वितीय नियम में हमने इस चीज़ को समझा कि ये जो बल है वो किसके बराबर है, वो किसका किसको गुणा करके मिलता है हमें, मास और एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण, उसको गुणा करके हमें क्या मिलता है, जो बल लगाया गया है किसी भी वस्तु जो चीज़ गति कर रही है। और वहाँ पर हमने जड़त्व का जो प्रकृति है किसी चीज़ की, जड़त्व की, उसके बारे में भी समझा था, जैसे इनर्शिया का कंसेप्ट हमने समझा था। और ये भी समझा था कि जो मास है वो क्या है, जड़त्व का माप है, राइट। तो द्रव्यमान जड़त्व का माप है। अब हम समझते हैं जो गति का तृतीय नियम है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करी गई कि कल जैसे मैंने आपको या पिछले वीडियो में मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया था कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है। इस फील्ड बॉक्स पे आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ से, राइट। तो कितनी बार आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि जब तक आप एक लिमिटेड फोर्स लगाते हो तब तक ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो घर्षण द्वारा लगाया गया बल है वो किस डायरेक्शन में है, वो किस दिशा में है, वो ऑपोजिट दिशा में है। जो फ्रिक्शन द्वारा लगाया गया फोर्स है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और वो उतना ही होता है जितना आप बल लगा रहे हो। अगर मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा घर्षण द्वारा लगाया गया बल है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स F के बराबर है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स F के बराबर है। ये दोनों फोर्स जब तक बराबर हैं तब तक ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं मूव करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आती है कि अगर आप किसी वस्तु की परिस्थिति में परिवर्तन करना चाहें, मतलब उस बॉक्स की स्टेट में आप चेंज लाना चाहें, तो उसका वो क्या करती है, जड़त्व के नियम से हमें क्या समझ में आया, वो उसका विरोध करती है, अपने स्थिति को चेंज करने का क्या करती है, विरोध करती है, ऑपोजिट करती है, ऑपोजिट फोर्स लगाती है। तो यहाँ से हमारा तृतीय नियम निकल के आता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना बल मैं किसी चीज़ पे लगाता हूँ उतना ही बल वो चीज़ एक तरीके से प्रतिक्रिया के रूप में लगाएगी, मतलब एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, एज एन रिएक्शन के रूप में, एक प्रतिक्रिया के रूप में लगाएगी। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है यहाँ से निकल के आता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स मैं किसी एक ऑब्जेक्ट में उसको अपनी जगह से मूव कराने में लगाऊंगा उतना वो ऑब्जेक्ट रिवर्स में भी फोर्स लगाएगा। लेकिन हाँ, वो अपनी जगह से विस्थापित या डिस्प्लेस कब होगा, जब मेरे द्वारा लगाया गया बल जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करे, वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाए अगर ये बल, तो ये ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हमारी अनबैलेंस फोर्स आ जाएगी, तो ये ऑब्जेक्ट आगे को चलने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा या गतिवान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है जो मोशन का थर्ड लॉ है, दैट इज एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप इसको लिख भी सकते हैं, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। अब आप इसको अगर एक्सपेरिमेंटली समझना चाहते हैं तो आपको एक इमेज जो स्क्रीन पे दिखेगी
वो ये है कि अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो आप क्या करें, आप जैसे आपको इमेज में दिख रहा है एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग बैलेंस हैं, स्प्रिंग बैलेंस जिस पे आप वेट को मेजर कर सकते हैं, आपने देखा भी होगा डे टू डे लाइफ में। दो स्प्रिंग बैलेंस लीजिए, उनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। तो आपने एक तरफ से अगर फोर्स लगाया, उसको खींचा, तो आपको दिखेगा कि दूसरे स्प्रिंग बैलेंस में भी वही रीडिंग आएगी जो फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस में जिसको आप खींच रहे हो। जितना बल लगा के आपको खींच रहे हो, दूसरे स्प्रिंग बैलेंस में भी वही रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ बताती है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने एक्शन में कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जो कि स्प्रिंग बैलेंस में आपको दिख रहा है, पहले वाले स्प्रिंग बैलेंस में दिख रहा है, लेकिन जो स्प्रिंग बैलेंस उसको कनेक्टेड है वो कौन सी दिशा में लगाएगा, ऑपोजिट दिशा में फोर्स लगाएगा। और आप देखेंगे कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आ रही है वो सेम आ रही है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा है। अब आगे हम समझते हैं कि जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब संवेग का संरक्षण, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संवेग संरक्षण। ओके दोस्तों, संवेग संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो एग्जांपल्स और देना चाहूँगा जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखेंगे इमेज के रूप में, और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जिससे हमें, जो हमने अभी तक पहले दो लॉज भी समझे हैं और हमारा जो तीसरा लॉ जो अभी हमने समझा, तीनों नियम इसमें कोरिलेट हो पाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे एक बंदूक है, ठीक है, जिससे एक बुलेट को फायर किया गया है, एक गन है जिससे एक बुलेट को फायर किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम जब भी हम बुलेट को फायर करते हैं तो जो बंदूक होती है उस पर एक रिकॉइल आता है। रिकॉइल मतलब एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके कंधे में वापस एक झटका सा महसूस होता है जो उल्टी दिशा में होता है। किस दिशा के उल्टी दिशा में? जिसमें गोली आगे जाती है उस दिशा के उल्टी दिशा में होता है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, जो हम मोमेंटम की बात कर रहे थे कि मास हमारा जो है, जितना मास हमारा कम होता है उसमें उस ऑब्जेक्ट में उतना मोमेंटम कम आएगा। अगर मोमेंटम बढ़ाना है तो हमारी वेलोसिटी हमें ज़्यादा देनी होगी। तो बुलेट में होता क्या है कि आप देख पा रहे होंगे कि बुलेट एक छोटा सा मास है, उसका द्रव्यमान कम है, और जो बंदूक है उसका द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा है। तो जब बुलेट को शूट किया जाता है तो उस टाइम पे बुलेट बहुत तेज़ वेग से बंदूक की नाली से बाहर निकलती है, राइट। तो उस बैरल से इतनी तेज़ी से निकलती है क्योंकि बुलेट का मास कम है। लेकिन जब बुलेट आगे को जाएगी तो डेफिनेटली जो हमारा तीसरा नियम है वो ये कह रहा है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब एक्शन डायरेक्शन किस बुलेट की डायरेक्शन में हुआ तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो फोर्स तो दोनों डायरेक्शन में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, लेकिन फर्क क्या आ जाता है, क्योंकि बुलेट का द्रव्यमान बहुत कम है और उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इधर जो मोमेंटम कंजर्व रहेगा या फिर हमारी जो फोर्स है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी उतनी आती है। तो हमारे को जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा होता है, हमारे कंधे में जो झटका आता है, उस समय आप ये सोच रहे होंगे कि भाई बुलेट जितनी तेजी से गई है तो जो हमारा बराबरी का नियम है उसके हिसाब से बंदूक भी उतनी तेजी से जानी चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता हुआ आपने नहीं देखा होगा कि बुलेट आगे जितनी तेजी से जा रही है उतनी तेजी से बंदूक भी पीछे को जा रही है। बंदूक में सिर्फ छोटा सा झटका आता है क्योंकि जो बंदूक है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उसमें जो वेलोसिटी आती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। इस वजह से आपको एक छोटा सा झटका लगता है। अगर मैं एक एक्शन करके बताऊं तो हमने फायर किया और आपको बस इतना सा झटका महसूस होगा, राइट। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल का इमेज भी आपको दिख रहा होगा। एक व्यक्ति है जो कि बोट से कूद कर जो किनारा होता है वहां पर जाने की कोशिश कर रहा है। जब ऐसा करते समय जब व्यक्ति बोट से जंप करता है तो उस टाइम पे वो एक फोर्स लगाता है बोट के ऊपर जिससे वो जंप कर पाए आसानी से। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो जितना बल लगाता है आगे कूदने के लिए उतना ही बल जो बोट है उसके ऊपर भी लगता है। अब बोट का द्रव्यमान कंपैरेटिवली किससे ज़्यादा है? व्यक्ति से ज़्यादा है। इस वजह से बोट आपको थोड़ा सा पीछे खिसकती हुई दिखाई देगी, राइट, और व्यक्ति इजीली आसानी से किनारे पे कूद जाता है। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए।
इन एग्जाम्पल में हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी समझा और सेकंड लॉ में जो हमारा इनर्शिया है और हमारा जो मास इनटू वेलोसिटी का कंसेप्ट है वो दोनों यहाँ पर आ जाता है। मोमेंटम संवेग का भी कंसेप्ट आ जाता है। किसी चीज़ का अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो और कम वेलोसिटी है तो भी मोमेंटम वही रहेगा, और अगर हमें मोमेंटम सेम ही होता है हमारा तो हमें क्या करना होगा, जो मास अगर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगी, बराबर संवेग के लिए। अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम समझते हैं। यहाँ पर आपको इमेज भी दिखती रहेगी एक, और उसी इमेज से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि दो बॉल्स हैं, जो मासेस हैं, दो मासेस हैं m1 और m2 है, ठीक है। ये दो मासेस हैं, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, दोनों एक ही दिशा में वेग कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। मास जो पहला मास है इसकी कुछ प्रारंभिक वेलोसिटी होगी, और मास जो 2 है इसकी भी कुछ प्रारंभिक वेलोसिटी होगी। अब अगर ये दोनों बराबर वेलोसिटी से चल रहे हैं तो क्या ये कभी मिल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं मिल पाएंगे। दोनों बराबर वेग से चल रहे हैं तो नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं जो पहला मास है उसका जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी ग्रेटर है किससे? सेकंड वाले मास से। तब क्या होगा, ये मास तेजी से जा रहा है तो ये क्या होगा, इससे टकराएगा एक समय पे जाके, राइट। जब ये आपस में टकराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस कोलिजन से क्या होगा, इन दोनों की वेलोसिटी में कोई परिवर्तन आएगा। तो टकराते समय ये वाला मास इस वाले मास को, m1 मास m2 मास पे क्या लगाएगा, किसी प्रकार का बल लगाएगा, राइट। m1 मास m2 मास पे कोई बल लगा रहा है, तो हमारा जो तृतीय नियम है वो क्या बोलता है, जो बल क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। जब बल दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, हमारा तृतीय नियम यहाँ पर लागू रहेगा। जब बल दोनों बराबर हैं तो जो 1 मास है वो 2 पे जितना फोर्स लगाएगा तो 2 भी उतना ही फोर्स 1 पे लगाएगा। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं F12 और F21। F12 मतलब पहली बॉल द्वारा लगाया गया फोर्स दूसरी वाली बॉल पे, और यहाँ पर दूसरी बॉल द्वारा लगाया गया फोर्स पहली बॉल पे। तो ये किस डायरेक्शन में है, ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसके साथ कैसा साइन आएगा, ऋणात्मक साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए जो मैथमेटिक्स है उसको एक बार देख लेते हैं, राइट। इसी एग्जाम्पल की कंडीशन पे देखेंगे, दोनों बॉलें आपस में टकरा गई हैं, आपको इमेज में भी साथ साथ दिख रहा होगा, और उसके बाद दोनों बॉलें टकराने के बाद कुछ अलग वेग से आगे चलने लग जाएंगी। कह लेते हैं इनिशियल दोनों का प्रारंभिक वेग u1 और u2 है, और टकराने के बाद दोनों का वेग क्या हो जाएगा, v1 और v2 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, उस फॉर्मुलेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर अब हम समझने वाले हैं किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम मैथमेटिकली कैसे कंजर्वेशन, मतलब जो संवेग है हमारा संरक्षित रहता है, इसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमने संवेग को जाना था, संवेग p से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को हम ध्यान रखेंगे, मास इंटू क्या है, वेलोसिटी है। अब हम मानते हैं जब बॉल्स क्या कर रही हैं, पहले कुछ वेग से चल रही हैं, है ना, बिना टकराने से पहले, टक्कर से पहले का जो दोनों बॉल्स का क्या होगा, मान लीजिए पहली वाली बॉल का वेग क्या है, p1 है, जिसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, m1 इंटू u1 कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग है। ऐसे ही जो बॉल सेकंड है इसके लिए क्या होगा, m2 इंटू u2 होगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा ये हमारा, राइट। अब इनका आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन, ये तो क्या है, बिफोर कोलिजन वाली बात हो गई, मतलब जो टक्कर है उससे पहले, राइट। और आफ्टर कोलिजन में इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन में, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m2 u2 m2 v2 और v1 और m2 v2 हो जाएगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से क्या होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल, जब शुरू में जो मोमेंटम था और फाइनली जो मोमेंटम हो गया वो क्या रहने चाहिए, बराबर रहने चाहिए। अब ऐसे समझते हैं, अब हमारा तृतीय नियम यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। इसको मैं हटा के अब बताता हूँ कि तृतीय नियम के थ्रू हम कैसे निकालेंगे। तृतीय नियम क्या कह रहा है, जो पहली वाली बॉल है वो दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगी उसी के रिवर्स डायरेक्शन में दूसरी वाली बॉल पहले वाले पे फोर्स लगाएगी। हमने सेकंड लॉ में ये समझा था, जो हमारी फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए होता है, राइट। तो हम पहले वाले के लिए लिखते हैं m इंटू ए,
पहले वाले के लिए हम लिखेंगे m1। एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं हम? एक्सेलरेशन क्या होता है? v1 माइनस u1 अपॉन क्या लिखेंगे? t, राइट। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ऐसा इसीलिए लिखा क्योंकि यहां हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यहां पर क्या हो गया? v1 माइनस u1, मतलब पहली वाली बॉल की अंतिम वेग जो है और उसका प्रारंभिक वेग, उन दोनों का क्या है? डिफरेंस हो गया अपॉन टाइम, इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारा क्या है? हम नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो नेगेटिव ऑफ m2 v2 माइनस u2 अपॉन t, राइट। तो ये हमारा किसके लिए हो गया? सेकेंड मास की फाइनल एक्सेलरेशन के लिए हो गया, राइट। अब यहाँ पर ये हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है। ये जो क्वांटिटी है ये बेसिकली क्या है? एक्सेलरेशन क्वांटिटी है, ये जो हमारा फॉर्मूला है। अगर आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इनिशियल m1 a1 इज इक्वल्स टू m2 a2, ठीक है, राइट। क्योंकि हम ये फर्स्ट बॉल के लिए लिख रहे हैं, हम ये सेकंड बॉल के लिए लिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अब हम इसको एलैबोरेट करके कैसे लिख सकते हैं? m1 v1 माइनस m2 u1, सॉरी m1 u1 अपॉन t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 v2 प्लस m2 u2 अपॉन t। यहाँ पर मैं t को t से कैंसिल कर सकता हूँ, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि जो u वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर दूँ और v वाली टर्म्स को मैं एक तरफ कर दूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे m1 v1, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा m2 v2 इज इक्वल्स टू, ये m1 v1 वाले को हम इधर ले जाएं, m1 u1 प्लस m2 u2, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पर ये कंबाइंड क्या है? प्रारंभिक संवेग है बॉल 1 के लिए, मतलब टोटल मोमेंटम जो है वो यहां पर कंजर्व्ड रह रहा है। टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? p1 प्लस p2 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, मैं इसको इसी तरीके से आपको बताऊंगा। टोटल जो हमारा मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये मोमेंटम कौन सा है हमारा? बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन होने से पहले दोनों मासेस का मिला के जो हमारा मोमेंटम था। आफ्टर कोलिजन दोनों मासेस को मिला के जो हमारा मोमेंटम हो गया वो क्या हो गया हमारा? दोनों बराबर। तो टोटल मोमेंटम हमारा क्या रहता है? हमेशा कंजर्व रहता है। ये यानी कि क्या बता रहा है? संवेग का संरक्षण बता रहा है। मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल, दोनों क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है किसका नियम? संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको करके बताया है, ये मैथमेटिकल अप्रोच बताई है यहाँ पर, एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसको बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैथमेटिकल अप्रोच है। हम कहाँ से चले? थर्ड लॉ को हम पहले से जानते थे। थर्ड लॉ में हमने समझा जब टक्कर होगी तो क्या होगा? जितना बल पहली वाली बॉल दूसरे पे लगाएगी उतनी दूसरी वाली बॉल पहले पे लगाएगी। उनको फिर हमने किस में तोड़ा? सेकंड लॉ के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला था उसमें तोड़ा, और फाइनली वहाँ से हमें मिला कि इनिशियली जो मोमेंटम था टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले, और जो टक्कर के बाद का दोनों मासेस का, दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम हो गया, दोनों क्या है? बराबर हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर अगर मोमेंटम बराबर है तो टोटल मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है, मतलब पूर्णतः जो संवेग है वो संरक्षित रहेगा। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पर हम सारे ही टॉपिक से रिलेटेड MCQs और क्वेश्चन करने वाले हैं और इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।